मैं अक्षय गुप्ता आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आज आपको ब्रेक चैप्टर जो ख़त्म हो गया था उसका आज आपका लाइव टेस्ट होगा। तो चलिए देखिए, आज देखते हैं कौन कितना कर पाता है। कमेंट्स कीजिए आप। पहले आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसके बाद मैं बताऊँगा, ठीक ना? चलिए, इस समय लाइव आ गए हैं। अमन तिवारी जी लाइव है और भी संतोष गौड़ जी लाइव हैं, जिनको जिनको मैं देख पा रहा हूँ लाइव जल्दी जल्दी आ जाइए सारे लोग। चलिए देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वह देखिए आप। हैबरविद द्वारा अमोनिया के निर्माण में या फिर उत्प्रेरक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक वर्धक कार्य करता है? देखिए, उत्प्रेरक वर्धक पूछ रहा है, कौन उत्प्रेरक वर्धक की तरह काम करता है? हैबरविद से अमोनिया। देखिए, Cu ऑप्शन भी है MnO2, तीसरा है Ni, चौथा है यमो यानी मॉलिबेल्डम। बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा हैबरविद के लिए? देखिए, मैंने आपको बताया था हैबरविद के लिए क्या होता है बच्चों, N2 प्लस क्या 3H2। ये रिवर्सेबल रिएक्शन क्या बन गया था आपका 2NH3, यही तो बनाया था। फिर जब इतना बना था इसके बाद क्या हुआ था बताइए? ऊपर मैंने आपका क्या लगाया था Fe उत्प्रेरक लगाया था। और जब ये Fe उत्प्रेरक मैंने आपका लगाया था तो नीचे बताइए, मैंने इसके क्रियाविद को बढ़ाने के लिए नीचे मैंने क्या लगाया था? यमो लगाया था कि नहीं लगाया था बताएं? यानी यमो क्या था? यमो उत्प्रेरक वर्धक था कि नहीं था? Fe उत्प्रेरक था और इसकी क्रियाविद को बढ़ाने के लिए नीचे मैंने क्या लगाया था? यमो लगाया था ना। इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा यमो यानी मॉलिबेल्डम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, उत्प्रेरकीय गुण पर प्रायः दर्शाते हैं, यानी कौन से ऐसे तत्व हैं जो उत्प्रेरक दर्शाते हैं? असंक्रमण तत्व, रेयर अर्थ तत्व, प्रारूपी तत्व कि संक्रमण तत्व? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन उत्प्रेरक का गुण दर्शाते हैं बताएं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संक्रमण तत्व। क्यों? क्योंकि जो संक्रमण तत्व होता है बच्चों उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। किस ब्लॉक के तत्व? डी ब्लॉक। इसको मैं आपको पढ़ूंगा जब मैं डी ब्लॉक पढ़ूंगा। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं बच्चों वो सदैव उत्प्रेरक का लक्षण प्रदर्शित करते हैं। किसका लक्षण प्रदर्शित करते हैं? उत्प्रेरक का। जैसे देखिए, डी ब्लॉक के तत्व में एग्जाम्पल जैसे Ni निकिल हमेशा उत्प्रेरक का लक्षण प्रदर्शित करता है। अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे होता है। या आप देख लीजिए एग्जाम्पल में Cu भी उत्प्रेरक का लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इसी वजह से जो उत्प्रेरक का लक्षण जो प्रदर्शित करेगा वो संक्रमण तत्व करता है। ये सब आपके संक्रमण तत्व हैं यानी डी ब्लॉक के तत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संक्रमण तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम उत्प्रेरक की अधिक सक्रियता का यह भी एक कारण है कि इसके कणों का आकार लगभग परमाणु के बराबर होता है, इसका अधिक बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसकी भौतिक अवस्था के कारण यह शीघ्र किया जाता है, या एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका अधिक बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कहने का क्या मतलब कह रहे हैं? देखिए, इसका आप क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहे हैं जो ये पीटी उत्प्रेरक होता है ये अधिक सक्रिय क्यों होता है? पीटी उत्प्रेरक अधिक सक्रिय क्यों होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा? देखो, क्योंकि इसका जब क्षेत्रफल बड़ा है यानी इसका आकार बड़ा है, तो जब आकार बड़ा होगा तो सक्रिय होगा कि नहीं होगा? बताइए। अरे भाई, जो कोई छोटा चीज़ है कोई बड़ा चीज़ है, तो जब इसका आकार इतना बड़ा है तो ऑटोमेटिक ये सक्रिय होगा कि नहीं होगा? तो यानी कहने का क्या मतलब, आप ये समझो, जैसे जिसका पेट ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा रोटी खाएगा नहीं खाएगा? जिसका पेट ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा रोटी खाएगा। तो जब ज़्यादा रोटी खाएगा तो इस वजह से वो ज़्यादा सक्रिय होगा कि नहीं होगा? तो जो छोटा बच्चा है उसका पेट तो वैसे छोटा है, तो वो कहाँ से कितना रोटी खा पाएगा? तो इसलिए वो क्या होगा, आप देखते हो कि छोटे बच्चे कम सक्रिय होते हैं, जो बड़े होते हैं भाई ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, भाई तो ज़्यादा काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है Fe, Ni, यमो, Pt। बताएं राइट आंसर क्या होगा? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में देखिए, मैंने आपको बताया था जो तेल का हाइड्रोजनीकरण होता है उसमें Ni उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में आपने लिखा होगा तेलों का हाइड्रोजनीकरण में हमेशा निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Ni। और देखिए, अभी देखिए जैसे मैं बात कर रहा था Ni आपका क्या है? डी ब्लॉक का तत्व है।
ठीक, यानी डी ब्लॉक का तत्व होता है, इस वजह से संक्रमण तत्व होता है, इस वजह से ये क्या है, ये आपको उत्प्रेरक के लक्षण दर्शा रहा है, तो उससे भी क्लियर हो गया। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, या नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक बताए, एफ ई एम ओ या नहीं पी टी, बताइए क्या होगा राइट आंसर। एग्जाम्पल मैंने लिखवाया है, वनस्पति तेल और प्लस क्या H2, फिर क्या बना था, वनस्पति घी बना था नहीं बना था, बताएं। तो बताइए इस पर कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया गया था। इस पे जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था आपका पीटी उत्प्रेरक प्लेटिनम। देखिए एग्जाम्पल में लिखा होगा आपने, इस पे जो प्रयोग किया गया था वो क्या किया गया था, पीटी उत्प्रेरक प्रयोग किया गया था प्लेटिनम। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी पीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है, बताएं। यानी कि जैसे जैसे ताप टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कौन सा ऐसा उत्प्रेरक है जो उसके प्रति संवेदनशील हो जाएगा, यानी वो भी घटेगा या बढ़ेगा। ऑप्शन ए है थोरियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है सी है जाइमेस, ऑप्शन डी है निकिल, बताएं। देखिए ताप के प्रति जो संवेदनशील होता है वो हमेशा हमेशा एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं, और एंजाइम उत्प्रेरक मैंने आपको बताया था जैसे इनवर्टेस हो गया, जाइमेस हो गया ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाइमेस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जल गैस से मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला उत्प्रेरक, बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका। जल गैस से प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक क्या होगा। कहने का क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि CO प्लस 2H2 इट गिव्स आउट CH3OH, यही होता है आपका मेथिल अल्कोहल, और ये आपका COH2 ये है आपका जल गैस। तो कह रहा है जल गैस से मेथिल अल्कोहल के लिए कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों इसमें जो उत्प्रेरक प्रयोग होता है वो आपका होता है CuO, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं, बताएं। किस प्रकार के धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं, राइट आंसर क्या होगा बताइए। अभी देखिए इसका मैंने डिस्कस आपसे किया था कि कौन से धातु संक्रमण धातु यानी कि डी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, प्रभावित प्रेरक बनाते हैं, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संक्रमण धातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है किसी अक्रिया में उत्प्रेरक, बताइए। तो बहुत इजी क्वेश्चन, कई बार मैंने इसको आपका सॉल्व किया, बताएं। किसी अपक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, वेग बढ़ाता है, वेग कम करता है, वेग को परिवर्तित करता है कि अपक्रिया को प्रारंभ करता है, बताइए। जल्दी कीजिए, बताएं जल्दी, काउंट कीजिए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा इसका। हाँ, कई लोगों का देखिए राइट आंसर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मैंने बताया था उत्प्रेरक या तो अपक्रिया को बढ़ाएगा या तो अपक्रिया को क्या करेगा, कम करेगा। ये नहीं कि खाली एक ही चीज करेगा केवल बढ़ाएगा, नहीं। तो जब बढ़ा कम दोनों कर रहा है यानी कि अपक्रिया की वेग को क्या कर दे रहा है, परिवर्तित कर दे रहा है। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत उपयोगी है। देखिए सारे चीजें जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं सब मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है, बताइए। उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत उपयोगी है किसमें, ठोस, गैस, द्रव, सभी में, बताएं। तो कल देखिए मैंने आपको बताया था उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत मैंने बताया था जब किसी ठोस का पृष्ठ, किसका पृष्ठ, ठोस का पृष्ठ। तो बताइए अधिशोषण सिद्धांत किस पर लागू हो रहा है, ठोस पे ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ठोस उत्प्रेरक में। कल देखिए मैंने आपको बताया था ना, तो वही सेम कंडीशन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ठोस उत्प्रेरक में। चलिए अगला क्वेश्चन, संपर्क विद से H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक। संपर्क विद यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में संपर्क विद से कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होगा, बताएं। देखिए अभी आप नहीं जानते होंगे, जब आप पी ब्लॉक में आपको पढ़ूंगा तो उसमें आपका H2SO4 के बारे में, H2SO4 के बारे में वहाँ आपको बताया जाएगा कि H2SO4
संपर्क विशेष कैसे बनाया जाता है, तो उसमें जो उत्प्रेरक प्रयोग होता है वो होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी जान लीजिए, बाकी जब संपर्क विद आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको रिएक्शन से क्लियर हम कर देंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव प्रदर्शित करता है, बताए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव प्रदर्शित करता है क्या? सक्रियण ऊर्जा, साम सांद्रण, अभिक्रिया की ऊष्मा, अंतिम उत्पाद। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी कीजिए। उत्प्रेरक क्या प्रदर्शित करता है, क्या परिवर्तित करता है? अभिक्रिया की ऊष्मा को करेगा, अंतिम उत्पाद को करेगा, बताएं। कि साम सांद्रण को करेगा, किसको करेगा भैया? उत्प्रेरक किसको परिवर्तित करेगा? सक्रियण ऊर्जा को ही तो परिवर्तित करता है। अरे भैया, किसी को कम, किसी का वेग कम है, किसी को ऊर्जा कम है, उसी को क्या करता है? उसको बढ़ाता है। किसी का ज्यादा है तो उसको कम करता है, किसी का कम उसको ज्यादा करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी सक्रियण ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टार्च से ग्लूकोज, स्टार्च से ग्लूकोज में प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम बताएं। स्टार्च से ग्लूकोज, देखिए स्टार्च से ग्लूकोज का जो रिएक्शन है आपका वो इस तरीके से होता है, C6H10O5, ये आपका स्टार्च है, प्लस H2O, और जब इससे आपका ग्लूकोज बनता है यानी C6H12O6, तो इसमें आपका जो उत्प्रेरक लगता है बच्चों, वो एंजाइम उत्प्रेरक लगेगा, और जो एंजाइम उत्प्रेरक है वो आपका क्या है बताइए? वो आपका है एमिलेस। वो आपका क्या रहेगा? एमिलेस, यानी यहाँ पे हम लगाएंगे आपका एमिलेस, एमिलेस, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिलेस, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लिख भी लीजिएगा, एंजाइम उत्प्रेरक जहाँ एग्जाम्पल लिखे थे आप इसको लिख भी लीजिएगा, पूछा जा सकता है जो, ठीक। बाकी यहाँ से आप देख भी सकते हो एमिलेस उत्प्रेरक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक के लिए कौन सही नहीं है, बताएं। उत्प्रेरक के लिए कौन सही नहीं है? उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में परिवर्तित नहीं होता है, हाँ सही बात है। ये तो जो है सही बात है कि उत्प्रेरक कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ कर सकता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के साम को परिवर्तित नहीं करता, और कभी कभी अभिक्रिया के संदर्भ में उत्प्रेरक बहुत ही विशिष्ट होता है, बताए। तो मैंने आपको देखो बताया बेटा कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, तो ये तो सही बात है। उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के साम को परिवर्तित नहीं करता, हाँ ये भी सही बात है। मैंने आपको बताया था उत्प्रेरक अभिक्रिया को नहीं प्रभावित करेगा, केवल उसकी दर को प्रभावित करता है। अभिक्रिया के अंत में परिवर्तित नहीं होता, ये भी सही बात है। लेकिन देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ करता नहीं, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। उत्प्रेरक तो जैसे देखो N2 + 3H2 और 2NH3, अभिक्रिया तो हो ही रहा है। उत्प्रेरक क्या करता था? उत्प्रेरक केवल आकर यहाँ पे इसकी अभिक्रिया को बढ़ाता था ना, तो उत्प्रेरक प्रारंभ थोड़े नहीं कर रहा अभिक्रिया को, बता। उत्प्रेरक अभिक्रिया को कहीं प्रारंभ कर रहा है? एक बार फिर से देखो, जैसे N2 + 3H2, ये रिएक्शन हो रहा है और अमोनिया बन रहा है, लेकिन अभिक्रिया प्रारंभ है पहले से, केवल अब उत्प्रेरक आता है और इसकी अभिक्रिया को क्या कर देता है? इसके वेग को बढ़ा दे रहा है, परिवर्तित कर दे रहा है। तो बताइए इसमें कह रहा है कौन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, उत्प्रेरक केवल बीच में आता है, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ कर सकता है, ये गलत है। उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। क्लियर हुआ ना? चलिए हैबर की वजह से अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, बस अभी कई बार बताया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा Fe + MO। देखिए मैंने आपको बताया, अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल आपको लिखा था। चलिए अगला, डाईएथिल ईथर के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, डाईएथिल ईथर के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक। तो देखिए जब आपको सेकंड पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे डाईएथिल ईथर के बारे में बताया जाएगा, जिसका सूत्र होता है C2H5O C2H5। बताइए इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो अभी जान लीजिए, बाकी वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन सहित। Al2O3 यानी एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संपर्क विद द्वारा H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक। देखिए अभी मैंने आपको इसकी चर्चा की, संपर्क विद द्वारा H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त जो उत्प्रेरक है वो क्या है आपका? वो है Pt यानी प्लेटिनम, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट अथवा कम करता है, बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट करता है,
ध्यान समझना, उत्प्रेरक कह रहा, अभिक्रिया नहीं कह रहा, उत्प्रेरक कह रहा, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता। देखो दो चीजें मैंने आपको बताया था, एक बताया था धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, एक बताया था उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष। तो जो धनात्मक ऋणात्मक होता था वो अभिक्रिया के लिए था, लेकिन उत्प्रेरक वर्धक विष किसके लिए था? ये था उत्प्रेरक के लिए। तो बताइए उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को जो नष्ट कर दे उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उत्प्रेरक विष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना क्लियर हो ना? देखो क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, जो क्वेश्चन लिखा है पहले उसको समझ लो, नहीं तो आप ऋणात्मक में मार दोगे तुरंत। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कह रहा है, तो जब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को जो नष्ट करता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं उत्प्रेरक विष, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगर इसी के यहाँ पर आ जाता अभिक्रिया, तब आप क्या कहते हैं? तब कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए था, लेकिन ये क्या उत्प्रेरक विष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पीटी यानी प्लेटिनम उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? बताएं। तो बच्चों जो प्लेटिनम उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है वो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, NH3 के ऑक्सीकरण से HNO3 बनाने में। ये नाइट्रिक अम्ल जब मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक में तो वहाँ पे है ये, ठीक। तो इसका रिएक्शन आपको क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये रिएक्शन है और कह रहा है बताइए किस प्रकार के उत्प्रेरक का उदाहरण है? ये किस प्रकार के उत्प्रेरक का उदाहरण है? बताएं। समांगी, विषमांगी, ऋणात्मक, प्रेरित, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ये देखो ये जो MnO2 है ना, ये आपको उत्प्रेरक लगा है जो ब्रैकेट में है, और ये KClO3 है, यानी KClO3 है, MnO2 है, यानी समांगी उत्प्रेरक। देखिए क्या कहता है कि जिसमें अभिकारक उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? दोनों की भौतिक अवस्था समान होती हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि दोनों की भौतिक अवस्था समान होगी, इस वजह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समांगी उत्प्रेरक, ठीक। क्योंकि दोनों हमेशा गैसीय अवस्था में मिलेंगी, इस वजह से ये भी जी है, ये भी जी है, दोनों गैस, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समांगी उत्प्रेरक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के उत्प्रेरणों में से किसे अधिशोषण सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है? बताएं। यह भी कल मैंने आपको पढ़ा है, अधिशोषण का सिद्धांत। समांगी, विषमांगी, एंजाइम, अम्ल क्षार उत्प्रेरक, बताएं क्या होगा राइट आंसर? कल देखिए मैंने आपको पढ़ाया था विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। कल देखिए मैंने आपको पढ़ाया था विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, ठीक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, हाँ विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि कल मैंने आपको पढ़ा था कि विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, और ये पूछ भी रहा है कि कौन अधिशोषण सिद्धांत दिखाता है, तो विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? किसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? बताएं किसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो देखिए इसका भी राइट आंसर होगा, इसका होगा मेथिल अल्कोहल का फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीकरण। इसमें हमेशा प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। बाकी क्या है, कैसे है, ये आपको सेकंड पेपर में पढ़ा जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी परेशान मत होइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव क्या परिवर्तित करता है? बताएं। देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, क्या परिवर्तित करेगा? तो भैया सक्रियण ऊर्जा परिवर्तित करेगा, क्योंकि जब सक्रियण ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी तभी तो अपक्रिया होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रियण ऊर्जा। चलिए अच्छा, यहाँ पे इतने क्वेश्चन खत्म हुए। अब देखिए जो इस बार 2020 का आपका जो पेपर हुआ था उसमें देखिए जो क्वेश्चन आया था फैजाबाद जिले का, वो आया था विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत समझाइए। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत ये 2 नंबर में आया था, फैजाबाद जिले का पेपर था, पेपर उठाकर देख लीजिएगा। तो ये मैंने अभी कल आपको पढ़ाया है विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। तो देखिए जितना पढ़ा दिया गया है इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। आपको केवल नोट्स पढ़ने की जरूरत है बस, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप केवल नोट्स पढ़ लीजिए, इसी नोट्स से सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, ठीक ना। और फालतू इधर उधर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमारी नोट्स ही आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको ना कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत है, ना कुछ पढ़ने की जरूरत है, सब केवल आपका नोट्स से ही सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। तो देखिए वैद्युत रसायन खत्म, ओके हो गया है, और रासायनिक बलगति का भी पोस्टमार्टम हो गया है, और उत्प्रेरक का भी पोस्टमार्टम समाप्त हो गया, ठीक ना। अब पृष्ठ रसायन का भी चैप्टर खत्म ही हो गया है, केवल थोड़ा सा टॉपिक बचा है जो समझाना, वो सब बाद में समझाया जाएगा। इसके बाद देखिए
जो आपका पहला दूसरा चैप्टर ठोस अवस्था और विलयन, इसको ऑनलाइन के माध्यम से नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि जो ठोस अवस्था और जो विलयन चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन के लिए पहली बात तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि हम यहाँ से आपको पढ़ा सके, लेकिन तभी कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको जो सबसे सरल चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर जो आप समझ सको, यहाँ से पढ़ा दे रहे हैं, ठीक ना। बाकी जो ठोस अवस्था विलयन, चूँकि ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये आपके जब आप बीएससी करने जाओगे तो पूरा ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट की पूरी एक बुक ही रहेगी आप लोगों के लिए, पूरी एक बुक है सॉलिड स्टेट की। तो इस वजह से जब आप क्लास में आओगे तब वहाँ पे हम सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे, हालांकि हमने पढ़ा भी होगा, क्योंकि शुरुआत के चैप्टर तो सब स्कूल में यही स्टार्ट किया जाता है, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। तो और टफ भी चैप्टर है, हालांकि हम आपको पढ़ेंगे टफ आपको नहीं लगेगा, खेल खेल में ही आप सीख जाओगे क्या होता है, बहुत ही सरल चैप्टर है ठोस अवस्था। तो इसको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो आपके यहाँ तक के चैप्टर खत्म हुए। अब आपका जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट का मतलब आगे के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए। क्यों? क्योंकि इससे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पी ब्लॉक के तत्व, बहुत लंबा चैप्टर भी है, पढ़ना भी है, और इससे श्योर है आपके 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और 2 नंबर 1 नंबर शॉर्ट में पूछा जाएगा, यानी 7 नंबर का क्वेश्चन श्योर है इस चैप्टर से आना ही आना होता है। तो चलिए, तो अब अगले दिन जब मिलते हैं हम, तो आपको पी ब्लॉक के तत्व से स्टार्ट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही हम टॉपिक रखते हैं, अगर किसी को कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक ना। और देखिए जिन्होंने उत्प्रेरक चैप्टर का नोट्स नहीं लिखा है, वो नोट्स के लिए हमारे पर्सनल नंबर पे कर देंगे, सर नोट्स दे दीजिए, उनको नोट्स भी दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। शेष बातें अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक ना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।